जैसे 13th अमेंडमेंट आया इन यूएसए विच बेसिकली टॉक्ड अबाउट द एंडिंग ऑफ स्लेवरी, यानी इक्वालिटी अमंग ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। अब 46 47 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख रहे थे हम। बाय द टाइम यूडीएचआर का डॉक्यूमेंट आ गया था, नाउ वी वर वेरी मच क्लियर विद द आइडिया कि व्हाट राइट्स वी हैव टू इनकॉर्पोरेट। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसका नाम क्या रखें। अब चलते हैं कि राइट का इवोल्यूशन कैसे हुआ एंड हाउ राइट केम इनटू प्रैक्टिस एंड हाउ यू कैन फाइंड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन कि राइट को कैसे आप प्रैक्टिस में लाएंगे और कैसे आप इसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस में देखेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ, 1215 में इंग्लैंड में लोग रिवोल्ट कर रहे थे, रेवोल्यूशन ला रहे थे अगेंस्ट द किंग। दे वर सेइंग कि आपके इस पूरे सिस्टम में, किंगडम में हमारे साथ सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ है। वी नीदर हैव राइट टू लाइफ, नॉर हैव राइट टू फूड, नॉर हैव राइट टू अर्निंग, हमारे पास कोई राइट नहीं है। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो हम क्या करेंगे, हम रिवोल्ट कर देंगे। अब राजा को लगा प्रजा रिवोल्ट कर देगी तो कुछ तो लॉलीपॉप देते हैं, तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, जाओ मत, मैं आपको एक मैग्ना कार्टा लिख के देता हूँ। उन्होंने एक बुक लिखी, एक ग्रुप ऑफ राइट्स लिखा, उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। और उस मैग्ना कार्टा में उन्होंने कुछ राइट्स इंश्राइन किए जो लोगों को मिलेंगे वहाँ के, और जिसकी वजह से लोग एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो कहा जाता है 1215 में पहली बार राइट्स को लिख के बताया गया, उसको कोडिफाई किया गया अपने एक सेट ऑफ लोगों के लिए। जैसे कि व्हेन यू हैव टेकन एडमिशन, तो आपको ड्यूटीज बता दी गई फॉर्म में पीछे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। कई राइट्स लिखे थे आपके, तो मांगो जाके। आइडिया इज बोलो, हर ड्यूटी का एक राइट भी तो होता है। ड्यूटी पे साइन करा लिए, राइट पे भी तो राइट भी तो दो, वो आपके एंड से हैं। तो राजा को यही कहा गया कि आप हमें राइट्स दो, तभी हम आपके साथ रहेंगे। राजा ने कहा ठीक है, राइट टू लाइफ दे देता हूँ, राइट टू फूड दे देता हूँ, बेसिक मिनिमम अर्निंग दे देता हूँ, थोड़े छोटे राइट्स दे देता हूँ मैं आपको। लोग भी खुश हो गए। जहाँ अट्रॉसिटीज थी वहाँ एटलीस्ट दे हैव सम बार्गेनिंग पावर। तो राइट गिव्स यू सम काइंड ऑफ बार्गेनिंग पावर एज वेल, जिससे आप सरकार से बार्गेन कर सकते हो। सरकार पुलिस अरेस्ट करने आएगी, आप बोलोगे अरे नहीं, मेरा तो राइट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट है, मेरे पास राइट टू स्पीच है, वट एवर आई एम डूइंग इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 19। चलो कोई बात नहीं, आपने सस्पेंड कर दिया, मेरे पास राइट टू लाइफ है, वो तो सस्पेंड नहीं कर सकते ना। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि दीज राइट्स हेल्प यू इन बार्गेनिंग विद द स्टेट। तो 1215 में मैग्ना कार्टा में यही बातें लिखी गई कि आपके पास कुछ कुछ राइट्स होंगे। तो आप ये टर्म ना मैग्ना कार्टा बहुत पढ़ोगे, मैग्ना कार्टा ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ऑफ दिस, मैग्ना कार्टा ऑफ दैट। तो मैग्ना कार्टा को ना एक सिनोनिमस वर्ड बना दिया हमने कि एक ऐसी बुक जिसमें उसके बारे में सब कुछ लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्म इवोल्यूशन ऑफ राइट्स। अब विद द इवोल्यूशन वेरियस टाइप्स ऑफ राइट इवॉल्व्ड, जैसे कि नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, देन बिल ऑफ राइट्स, देन फंडामेंटल राइट्स। अब इन सब में डिफरेंस क्या है? जैसे यूएसए अपने सिटीजन को बिल ऑफ राइट्स देता है, इंडिया अपने सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स देती है। कोई भी कंट्री अपने सिटीजन को एज सच नेचुरल राइट्स नहीं देती। कोई एक ऐसा इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वो पूरे वर्ल्ड को, लोगों को ह्यूमन राइट देता है। तो क्या फर्क है इन सब राइट्स में? राइट सब में लगा है बट प्रीफिक्स अलग है। नेचुरल राइट, फंडामेंटल राइट, बिल ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स, सब में सफिक्स राइट है, प्रीफिक्स सब में फर्क है। तो क्या प्रीफिक्स चेंज होने से प्रोटोटाइप चेंज हुआ? अब ये डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली इन बातों में, इन चीजों में लिखा क्या क्या गया है। जैसे कि इन 16th सेंचुरी लॉक ने कहा कि देखो कुछ एक ऐसे राइट्स हैं जो आप कभी किसी से नहीं ले सकते। ठीक है, दे विल बी कॉल्ड द नेचुरल राइट्स। व्हाई? बिकॉज हमें किसने दिए हैं? वो स्टेट ऑफ नेचर ने दिए हैं। जस्ट बिकॉज वी आर बोर्न एज ह्यूमन, वी आर born as human, we have right to life, right to liberty, and right to property. These are inalienable in nature. Inalienable का मतलब है आपसे लिए नहीं जा सकते। ये कब कहा था? ठीक है, कि 3 राइट्स ऐसे जो जैसे ही कोई इंसान पैदा होगा तो उसको स्टेट ऑफ नेचर ये राइट देके भेजते, मतलब भगवान ने आपको ये राइट देके भेजा। इससे पहले ना डिवाइन राइट की थ्योरी भी आती थी, 8th और 14th सेंचुरी के बीच में चली थी। वो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ
कि भगवान ही डिसाइड करते हैं, डिविनिटी ही आपको राइट भेजती है, तो जो भगवान कहेंगे वही आपको राइट मिलेंगे। तो बेसिकली ये एक तरह से वही चर्च का मैनिफेस्टेशन था कि चर्च कहता था डिवाइन राइट्स ही प्राइमरी राइट्स हैं, जो आपको बाइबल में लिखा है वही मानना पड़ेगा, बाइबल जैसे कहता है आपको वैसे ही करना है। ये डिवाइन राइट थ्योरी है, ये हम नहीं पढ़ते, ये हम पॉल साइंस में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज सेइंग दैट देयर आर राइट्स कॉल्ड लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो हर इंसान को मिलेंगे जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, ठीक है, और ये राइट्स किसी से लिए नहीं जा सकते। लेकिन तब की बात है, तब ये कॉन्स्टिट्यूशंस आए नहीं थे, गेटिंग दिस, तब वर्ल्ड में अभी कॉन्स्टिट्यूशंस आ रहे थे, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही थी, तो ये बात यहाँ खत्म हो गई हमें। लेकिन ये समझ में आ गया कि ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इसके बिना ह्यूमन एग्जिस्टेंस मुश्किल है, रह सकते हो उसके बिना? यस और नो? नहीं ना भाई, लाइफ तो एसेंशियल है। लिबर्टी, अब मैं आपको रूम में बंद करके रख दूं तो वो भी लाइफ कैसी लाइफ? लिबर्टी तो है ही नहीं। एंड देन प्रॉपर्टी, इस पे थोड़ा सा कंटेस्टेशन है कि प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो अल्टीमेटली हमें ये समझ में आया कि दैट एवरीवन हु इज बोर्न एज अ ह्यूमन बेसिकली हैव द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट फ्रॉम द नेचर ओनली, जो उससे सरकार ले ही नहीं सकती कभी। ये तीन चीजें छोड़ के सरकार आपसे कुछ भी ले सकती है। प्रॉपर्टी पे आएंगे अभी, क्या बताएं प्रॉपर्टी पे, वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। ये नेचर, स्टेट ऑफ नेचर में, कि जहां पे आके भाई स्टेट ऑफ नेचर मतलब जब भगवान ने आपको भेजा है ना अर्थ पे, तो भगवान मान के चल रहा है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी आपको मिलेगी नीचे, तभी तो सारी अर्थ बनाई है भगवान ने, ऐसा ये मान के चल रहे थे। इसको अभी हम कंटेस्ट करेंगे आगे। लैंड, भाई लैंड, पीस, प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर्टी, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, मतलब ये समझो ना कि जिस जगह पे जाके गिरे आसमान से वो आपकी हो गई। अब ये तब तो ठीक थी, तो पॉपुलेशन इतनी कम थी, लैंड रिसोर्स बड़े थे। अब तो चीजें अभी चेंज हो रही हैं चीजें अभी हाँ ये भी देखो ना कौन से युग में जी रहे हैं, बाबा आदम के जमाने में हम। गेटिंग दिस? ये हो गया। अब ये अच्छा, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि ये ना बेसिक, सुनो एक मिनट, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? ये क्या है? बेसिक टेनेट्स हैं, मतलब इसी पे सारे राइट्स आगे जाके बनेंगे। ये बेसिक 3 राइट्स बना दिए, इसी पे राइट्स इसी में से ग्रो होंगे सब, ठीक है। दीज आर द सीड्स ऑफ राइट्स, यू कैन से नेचुरल राइट्स आर द सीड्स ऑफ मॉडर्न डे फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि अब सरकारों को यह पता चल गया था कि यार ये 3 चीजें तो लोगों को देनी ही देनी है, वी हैव टू गिव दीज 3 थिंग्स। क्लियर? डाउट? क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हीं राइट्स को अपने पास इनकॉर्पोरेट किया और एक डॉक्यूमेंट लिखा, उसका नाम उन्होंने रख दिया बिल ऑफ राइट्स। व्हाई इट इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स? एक ही बार में बहुत कम टाइम में बना दिया, इसलिए बिल ऑफ राइट्स रख दिया। इंडिविजुअल को दिया गया अगेंस्ट द स्टेट। नहीं तो बिल ऑफ राइट्स नाम क्यों रखा? बिल ऑफ राइट्स नाम क्यों रखा, मैं ये पूछ रहा हूँ। बिल ऑफ राइट्स, अरे बिल मतलब लॉ भाई, बिल से बना है ना, टर्म सिंपल है। उसको फाइनली एक बुक बनाया और एक बिल ऑफ राइट्स के फॉर्म में लिख दिया गया, है ना। तो यहां से लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मिल गया कि ये सारे बिल ऑफ राइट्स होंगे, जैसे राइट टू सिटीजनशिप, लाइफ, लिबर्टी। इसी तरह से इसमें अमेंडमेंट्स होते रह गए। जैसे 13th अमेंडमेंट आया इन यूएसए विच बेसिकली टॉक्ड अबाउट द एंडिंग ऑफ स्लेवरी, यानी इक्वालिटी अमंग ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। तो यूएसए क्या टर्म यूज करता है? बिल ऑफ राइट्स। अब ठीक है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, हम पहुंच गए 1945-46 पे, एंड 48 में एक बुक लिखी गई, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब दिस वाज बाय द यूनाइटेड नेशन। उसने ये कहा कि वर्ल्ड ओवर जितनी भी गवर्नमेंट स्टैब्लिश होंगी उनको अपने सिटीजन्स को, अपने यहाँ के लोगों को, अपने पर्सन को कुछ एक राइट्स देने पड़ेंगे, एंड दीज राइट्स आर कॉल्ड एज ह्यूमन राइट्स। इनको क्या नाम दिया गया? दे आर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा भी था। अब उन्होंने कहा कि हम एक आपको सेट पैरामीटर दे रहे हैं 29 राइट्स का। ये 29 राइट्स आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना, बिकॉज इन 1949 या आफ्टर 1948 यू विल सी
अ लॉट ऑफ डीकोलोनाइजेशन इज गोइंग टू हैपन। मतलब छोटी छोटी बहुत सारी डेमोक्रेसीज बनेंगी, नए नए कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे जाएंगे। अब वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यूनिफॉर्म राइट्स बने लगाएं। अब ऐसा नहीं हो ना एक कंट्री का है कि हमारे यहाँ राइट टू लाइफ तो फंडामेंटल राइट नहीं है, पाकिस्तान कह रहा है हमारे यहाँ कोई राइट टू लाइफ नहीं होता, जहाँ बैठते हैं वहाँ से बम फट जाता है। इंडिया कह रहा है नहीं हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ। तो देयर इज समथिंग विच शुड बी यूनिवर्सल इन नेचर टू एंश्योर दैट दिस राइट फिनोमिनन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मतलब यूडीएचआर ने एक पूरा डॉक्यूमेंट लिख के लोगों को या गवर्नमेंट्स को दिया क्रॉस द वर्ल्ड, सिग्नेटरी बनाया, ठीक है। अब देन अल्टीमेटली ये राइट्स जो हैं इनको हम कहते हैं यूडीएचआर, यानी ये है ह्यूमन राइट्स। तो कोई पूछे ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स वो होते हैं जो यूडीएचआर में लिखे हुए हैं, जैसे कि एवरीवन इज बोर्न इक्वल, ठीक है, राइट टू हैव फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम फ्रॉम लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी, राइट टू लाइफ सॉरी इन फ्रीडम एंड सेफ्टी, देन राइट टू बी बोर्न फ्री फ्रॉम स्लेवरी। तो आप देखोगे ना आपके सारे राइट्स यहीं मिल जाएंगे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, यहीं से आए हैं सारे। सीक जस्टिस, देन अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा, पब्लिक हियरिंग होगा, देन उसके बाद रिलीजियस राइट्स होंगे, ठीक है, राइट टू गेट मैरिड होगा, ठीक है ना, पढ़ा नहीं आपने, ध्यान यहाँ दो यार, काम की चीज आ रही है, क्लियर है। देन अल्टीमेटली लास्ट में आएगा एक और जो पूछा गया था, 29 राइट्स हैं लेकिन यहाँ लिखे 30। एक और चीज लिखी गई कि इन सब राइट्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये राइट्स छीने नहीं जा सकते, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, दैट ऑल दिस 29 राइट्स शैल बी गिवन बाय द स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। तो यहाँ से ड्यूटी ऑफ स्टेट भी रख दी गई कि ये हर स्टेट की ड्यूटी होगी, स्टेट एज इन द कंट्री हु आर गोइंग टू मेक द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज देयर ड्यूटी कि ये सारे राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में किसी ना किसी तरह से रखें। तो आप देखो कि जितनी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उन सब के पास कॉन्स्टिट्यूशन है और सबके पास ये राइट्स के फॉर्म्स हैं। कम हो सकते हैं, कम एज एन एक साथ क्लब हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस इंटरप्रिटेशन में आपको ये सारे राइट्स मिलेंगे। जैसे कि इंडिया में नहीं लिखा गया था राइट टू मैरिज अ फंडामेंटल राइट, बट इन 2019 द हाई कोर्ट ऑफ केरला सेड राइट टू मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट। तो इस तरह से ये राइट्स ओवर द टाइम सबको इंश्योर हुए, इसलिए इसका नाम रख दिया गया, इसलिए हम इसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स। ये सब समझ में आ गया। अब 46, 47 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख रहे थे हम, बाय द टाइम यूडीएचआर का डॉक्यूमेंट आ गया था। नाउ वी वर वेरी मच क्लियर विद द आइडिया कि व्हाट राइट्स वी हैव टू इनकॉर्पोरेट। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसका नाम क्या रखें, बिल ऑफ राइट्स रख दें, ह्यूमन राइट्स रख दें, तो हमें लगा कुछ यूनिक नाम रखते हैं। एंड दिस इज वेयर वी केम अप विद द आइडिया ऑफ पुटिंग इट एज अ फंडामेंटल राइट, यानी बेसिक राइट्स, समथिंग विच इज बेसिक इन नेचर, ensured by the state to its people shall be called as fundamental right। यानी ऐसे राइट्स जो देश के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं, ऐसे राइट्स जो लोगों के जीने के लिए फंडामेंटल हैं, उनका नाम दिया जाएगा फंडामेंटल राइट्स। और इसी तरह से हमने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उसमें क्या लिखा, हेडिंग डाली फंडामेंटल राइट, जिसे आप हिंदी में कहते हो मौलिक अधिकार। क्यों है मौलिक? क्योंकि इसके बिना आप जी नहीं सकते, ठीक है, इसके बिना डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसके बिना फ्रीडम नहीं मिलेगा, इसलिए दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। क्लियर हुआ टर्म? अब नाउ व्हेन इट कम्स टू, लेट अस से देयर कैन बी अ क्वेश्चन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स? क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है फंडामेंटल राइट्स की? सो सबसे पहला आता है कि दे आर द बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, they are the basic tenets of the constitution, your constitution is incomplete without them। आपके पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप उसमें किसी भी तरह के राइट्स नहीं हैं। सिमिलरली इट एंश्योर्स डेमोक्रेसी, इट एंश्योर्स फ्रीडम, इट एंश्योर्स लिबर्टी, इट एंश्योर्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इगैलिटेरियन स्टेट, इट एंश्योर्स द बेनिफिट ऑफ द पीपल। यही सारे काम करता है ना राइट। राइट क्या करता है भाई? डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। राइट होगा तो बोल पाओगे, सरकार को उसकी गलतियां बता पाओगे और फिर अल्टीमेटली सरकार अपने आप में चेंज लाएगी, तो हो गया राइट। सिमिलरली अच्छी लाइफ जियोगे तो स्टेट प्रोग्रेस करेगी। भाई एक ह्यूमन अच्छी लाइफ जीता है तो स्टेट भी तो प्रोग्रेस करती है, जीडीपी अच्छी हो जाती है, पर कैपिटा इनकम अच्छा हो जाता है, तो स्टेट का भी प्रोग्रेस होता है। तो सबसे बड़ी बात दूसरा ये है कि अगर इनइक्वालिटी खत्म हो जाती है, इक्वालिटी आ जाती है, तब भी स्टेट का फायदा होता है। सो इस तरह से आप देखेंगे कि राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
मोर ओवर इफ यू आर इन माइनॉरिटी, बिलोंग टू माइनॉरिटी ग्रुप, तो फिर आपको भी प्रोटेक्शन दिया गया है, तो आपको भी फर्दर बेनिफिट मिलेगा। सो मोर और लेस राइट्स ये बात इंश्योर करते हैं कि सबका भला हो, सबका साथ, सबका विकास हो। एट द सेम टाइम दे कीप चेक ऑन द गवर्नमेंट, बिकॉज टाइम टू टाइम दे कीप टेलिंग द गवर्नमेंट कि आप इन लोगों के ये राइट्स नहीं छीनोगे। जब आप आर्टिकल 12, 13, 14, 15 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है द स्टेट शैल नॉट, द स्टेट शैल नॉट, मतलब सरकार ये नहीं करेगी, सरकार ये नहीं करेगी। सरकार इंश्योर करेगी कि आप राइट टू इक्वलिटी एंजॉय करो, सरकार इंश्योर करेगी कि आप लिबर्टी को एंजॉय करो, सरकार इंश्योर करेगी कि सोशल जस्टिस आए। सरकार किसी भी तरह से एब्सोल्यूट नहीं होगी। गेटिंग दिस? लेट अस से इफ द गवर्नमेंट टर्न्स डिक्टेटोरियल टुमारो, व्हाट यू कैन डू? यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड टेल देम दैट गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन रही है, इनको रोको। तो यानी गवर्नमेंट और आपके बीच में क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। देयर इज एसेंशियल सेफ्टी वॉल्व बिटवीन यू एंड द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट। आर्बिट्रेरी मतलब मन चाहा कोई भी डिसीजन सरकार नहीं ले सकती। सरकार जब भी कोई डिसीजन लेगी वो ये बात का ध्यान रखेगी कि लोगों के राइट्स हाथ से ना जाए। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर, दे गिव यू अ हाई प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको बहुत ज्यादा बचा के रखते हैं गवर्नमेंट से। गेटिंग दिस? और अल्टीमेटली ये राइट्स जो हैं, ये लाइन्स हम बाद में भी डिस्कस करेंगे किस तरह से ड्यू प्रोसेस के थ्रू आता है। अल्टीमेटली आइडिया ये है कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाएगी कंट्री में तो सबसे पहले किस बात का ध्यान रखेगी कि वो लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स ना ले ले। गेटिंग दिस? अब राइट टू एम्प्लॉयमेंट ऐसा सच है नहीं, बट फिर भी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो इस तरह के नॉर्म्स लाए कि लोगों के एम्प्लॉयमेंट ना छीने। या फिर चलो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता जी रहे हैं, राइट टू लाइफ का मतलब ये होता है कि अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो फिर इंश्योर करो अच्छी हवा भी हो, साफ हवा भी हो, ये इंश्योर करो साफ पानी भी मिले लोगों को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली दैट राइट्स कीप टेलिंग द गवर्नमेंट कि देखो अपने लोगों का ऐसे भला करना है, आपको अपने लोगों का ऐसे बेनिफिट करना है। सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? अब देन देयर कैन बी वन क्वेश्चन, ये राइट्स की नेचर कैसी है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द राइट? कैसे देखने में कैसे दिखते हैं? सो नंबर वन इज दे आर वेरी इलैबोरेट इन नेचर, बिकॉज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर रिटन इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इससे ज्यादा इलैबोरेट में सरकार नहीं बता सकती थी, बस एक आर्टिकल 21 का इलैबोरेशन छोड़ दिया था, वो बाद में कोर्ट टाइम टू टाइम करता गया। सो वन ऑफ द मोस्ट इलैबोरेट चैप्टर। देन अल्टीमेटली स्पेशल एनफोर्समेंट प्रोविजन। कैसे? अब आपके अगर राइट्स नहीं इंप्लीमेंट हो रहे तो ये भी कहा गया है कि अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप क्या करो? कोर्ट चले जाओ। इसे क्या कहते हैं? स्पेशल एनफोर्समेंट प्रोविजन। लेट अस से अगर आपको नॉर्मल केस में कोर्ट जाना है तो कैसे जाओगे? पहले जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एपीलेट अथॉरिटी से, दो लोगों की लड़ाई हो गई तो फिर क्या होगा? उस मैटर के लिए कंप्लेंट हो गई तो कंप्लेंट में पहले जाओगे एपीलेट कोर्ट, फिर जाओगे सुप्रीम हाई कोर्ट, फिर जाओगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आपका राइट ब्रीच हुआ है तो आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, अगर पास में हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट चले जाओ, मतलब सीधा सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ, जस्ट टू प्रोटेक्ट एंड सेव योर राइट्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि अवर फंडामेंटल राइट्स हैव स्पेशल एनफोर्समेंट प्रोविजन। हमारे यहाँ पे एनफोर्समेंट बहुत स्पेशल और बहुत ही प्रॉपरली रिटन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन उसके बाद राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। वाई? क्योंकि कंप्लीटली नहीं एंजॉय कर सकते, हर राइट पे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन आएगा। जैसे कि लेटेस्ट से हम इसको पढ़ेंगे भी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन ऑन द सेम लाइन्स, ऑन द अदर लाइन वी हैव द लॉ ऑफ सेडिशन एज वेल, जो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करता है। ठीक है, तो इसी तरह से राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, हर राइट पे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन है। जैसे माई फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन ऑल्सो बी कर्व्ड बाय द रिलेशन। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसको हटाओ, गवर्नमेंट को कई बार बोला है सेडिशन को हटाओ, एनवी रमन्ना लास्ट बोल के भी गए थे, पर गवर्नमेंट सेडिशन नहीं हटाएगी।
इसको पढ़ेंगे क्या रीजन है इसका, ठीक है, क्लियर हो गया। देन कुछ राइट्स हम पढ़ेंगे जो नॉन सिटीजन्स को भी हैं, और अल्टीमेटली राइट्स कम अप विद द आइडिया ऑफ स्टैब्लिशिंग अ ईगैलिटेरियन सोसाइटी। क्या करता है राइट? राइट इंश्योर करता है कि ईगैलिटेरियन सोसाइटी जो है वो स्टैब्लिश हो। देन इज, अगर नीड क्या हुई, पूछा जाएगा भी व्हाट इज द नीड ऑफ द राइट्स? रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना, सबका बेनिफिट करना, और फाइनली क्या करना है? डेमोक्रेसी को इंश्योर करना। अब नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द फाइनल पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अर्लियर जो है 7 राइट्स ओरिजिनली लिखे गए थे, जिसको बाद में 6 कर दिया गया। नंबर 1 इज फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। पहला आएगा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, 15, राइट टू इक्वालिटी अम्ब्रेला राइट है। आर्टिकल 14 से फ्लो होता है आर्टिकल 15, 16, 17, 18, ठीक है। इसका पेरेंट राइट क्या हुआ? आर्टिकल 14 हुआ, और यहीं से आपको सारे राइट्स मिल जाते हैं। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू राइट टू फ्रीडम इन जनरल, इसमें स्पीच भी आ गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी आ गया, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट भी आ गया। तो यहां पे हो गया 19, 21, 22, यहां पे आ गया 23, 24, 30, 32, ठीक है। अब एक मिसिंग है यहां पे, वो है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी जो सबको समानता का राइट देगी, फ्रीडम जिसमें अलग अलग तरह के फ्रीडम मिलेंगे, एक्सप्लॉयटेशन जिसमें चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, इमोरल ट्रैफिकिंग, बेगारी सिस्टम, ये सब नहीं रहेगा, इसे पढ़ेंगे। रिलीजन के राइट्स, वेयर यू कैन प्रोफेस द रिलीजन ऑफ योर चॉइस, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करना चाहते हो, या किसी रिलीजन को नहीं भी फॉलो करना चाहते वो भी अलाउड है इंडिया में। देन उसके बाद माइनॉरिटी राइट्स, लिंग्विस्टिक राइट्स, कल्चरल राइट्स, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब कैसे इन राइट्स को अवेल करना है 32 में। और एक बीच में था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हटा दिया गया, ठीक है। इसके लिए अब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट क्या होते हैं, ठीक है। अब इस पे चलते हैं। अब नाउ पॉइंट नंबर 1 इज फंडामेंटल राइट्स, दोज राइट्स which are written in part 3 of the constitution or the chapter of, those rights which are written in part 3 of the constitution are called fundamental rights. Rights outside this part 3 but in the constitution, they are called constitutional rights. जैसे आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, वो रेमेडी है। 226 है रेमेडी, राइट नहीं है वो, इट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया आपका? राइट टू प्रॉपर्टी हो गया। देन उसके बाद जनरल राइट्स अक्रॉस द कंट्री, जैसे कि राइट टू वर्क क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू वर्क, रोजगार का अधिकार, बस वो मनरेगा से आए और ग्रामीण रोजगार का अधिकार देता है, तो इसको क्या बोलोगे आप? इट इज कॉल्ड एज पास्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरह से certain rights given through various legal documents। अब स्टैट्यूटरी राइट और लीगल राइट कई बार ओवरलैप हो जाते हैं भाई, क्योंकि लॉ भी पार्लियामेंट बनाता है। कोई ऐसा राइट जो पार्लियामेंट के बाहर के लॉ से मिला हो आपको, तो वो आपको हो जाएगा आपका लीगल कम स्टैट्यूटरी राइट। क्लियर हुआ ये डेफिनेशन, डिफरेंस? तो फंडामेंटल चैप्टर में जो रिटन है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 14 टू आर्टिकल
30, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक राइट्स मेंशन्ड है। देन आर्टिकल 300 फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, देखना 269 है क्या, 269 होगा, ठीक है। 32 रेमेडीज है, राइट टू रेमेडी है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आ जाएगा, फंडामेंटल चैप्टर फंडामेंटल है, 301 है, ठीक है। 300 के बाद 300, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए आपके, क्लियर है। देन उसके बाद स्टैट्यूटरी राइट्स, राइट टू वर्क अंडर नरेगा, MGNREGA, किसने दिया है, पार्लियामेंट ने दिया है, स्टैट्यूटरी राइट है। फिर कुछ लोकल राइट्स अगर आपको मिलते हैं तो वो लीगल राइट, क्योंकि राइट ऐसे नहीं मिलेगा, राइट मिलेगा तो लिख के ही, किसी लॉ के द्वारा। जैसे डिस्ट्रिक्ट DM ने कोई राइट इशू कर दिया आप लोगों को कि अच्छा आप इतने, जैसे लेटेस्ट से स्पीकर, लाउड स्पीकर पे म्यूजिक प्ले करना स्पेशल प्रोविजन है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज रात को 12 बजे तक 2 घंटे का एक्सटेंशन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने दे दिया, वो लीगल राइट हो गया कि उन्होंने एक नोटिस निकाला एंड थ्रू दैट नोटिस दे आर गिविंग यू अनदर 2 hours ऑफ प्लेइंग दैट पर्टिकुलर लाउड स्पीकर, हो गया लीगल राइट। अब देखा जाए, अब मैंने सबसे बाहर रखा ना लीगल राइट, इसके अंदर सब लीगल राइट ही है। अब ये भी कंफ्यूजन है, यहां पे है ना लीगल राइट वाला, कहां गया, ये है ना, इसके अंदर तो सारे लीगल राइट ही है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी तो लॉ है। लीगल राइट एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है जो सारे राइट्स ले जाता है, और उसके अंदर आप जब क्लासिफिकेशन करते हो तो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन से राइट्स बनते हैं। कंफ्यूज हो गए, इसके अंदर सब लीगल राइट ही तो होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के पास भी अथॉरिटी है लॉ बनाने की, स्टेट लेजिस्लेचर पे भी अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे भी अथॉरिटी है, MCD पे भी अथॉरिटी है, गेटिंग दिस। तो ये सब लीगल राइट ही होंगे एक तरह से, मतलब लीगल राइट वो होता है जिस अथॉरिटी के थ्रू बनाया जाता है। जैसे मैं कोई राइट आपको देता हूँ वो लीगल नहीं होगा, मेरे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं लॉ बनाने की, गेटिंग दिस। हाँ, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई लॉ यहाँ के लिए बना रही है तो वो लीगल हो सकता है, मतलब यहीं तक, गेटिंग, इसके बाहर अप्लाई नहीं होगा। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड राइट्स। अब हम इतनी देर से राइट की बात कर रहे हैं, हम इतनी देर से स्टेट की बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम इज, मैंने आपसे कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपसे कहा कि यू हैव अ राइट, आपने कहा यस, क्लेम कहां से करूं, तो मैंने कहा गो क्लेम फ्रॉम द स्टेट, बिकॉज एवरीवेयर इन योर आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17 हर जगह लिखा है स्टेट शैल नॉट, स्टेट ये करेगा, स्टेट ये नहीं करेगा, स्टेट ये करेगा, स्टेट ये नहीं करेगा। आप मुझसे आगे पूछो, अरे स्टेट कौन है, ये तो बताओ कौन है, तो मैंने कहा स्टेट तो पार्लियामेंट है, आपने कहा ठीक है। फिर क्या स्टेट लेजिस्लेचर भी स्टेट है, हाँ है। फिर कुछ लोकल बॉडीज भी स्टेट हैं, पंचायत है, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम आई मेट्रोज बीइंग कंस्ट्रक्टेड राइट नाउ। अब मेट्रो के कंस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा नॉइस वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, और आपकी बिल्डिंग आसपास रहते हो उसमें क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। आप गए मेट्रो के कॉन्ट्रैक्टर को सू करने, आप गए कॉन्ट्रैक्टर से लड़ने कि देखो मेरे वहां वाइब्रेशंस हो रही हैं। कॉन्ट्रैक्टर कहेगा जी मुझे नहीं पता, मुझे मिला है कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड ट्यूब्रो से। ठेकेदार बोलेगा लार्सन एंड ट्यूब्रो जाओ। आप गए लार्सन एंड ट्यूब्रो और उसको ये बोला L&T को कि देखो आपके इस मेट्रो कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे यहाँ पे ये क्राइसिस हो रही है, मेरा ये राइट जो है इन्फ्रिंज हो रहा है। लार्सन एंड ट्यूब्रो बोलेगा ये मैं नहीं बना रहा, ये तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप जाओ स्टेट गवर्नमेंट के पास। आप पहुंचे दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के पास, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, केजरीवाल कहते हैं अरे तो मोदी जी करेंगे, सब कुछ मोदी से चाहिए ना, ये भी वहीं से ले लो। तो आप गए मोदी जी के पास, अब वो कह रहे हैं ये सब केजरीवाल की गलती है, केजरीवाल के पास जाओ। केजरीवाल कह रहा है अच्छा मेरा नाम डाल दिया तो फिर ये सब कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, मैं थोड़ी ड्रिल लेके बैठा हूं वहां पे, जो लेके बैठा उसे पकड़ो। अब आप गए इसके पास, ये कह रहा है अरे मैंने तो ड्रिल इसको दे दी है, इस पर्सन को, ये ड्रिलिंग कर रहा है, मैं थोड़ी खड़े होकर ड्रिलिंग कर रहा हूं, जाओ उससे अपना राइट मांगो। तो राइट देगा कौन? यही बात आर्टिकल 12 में लिखी है कि जब जब राइट ब्रीच हो तो जाएंगे कहां? कोई अथॉरिटी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, आप यही कह सकते हो हम कोर्ट चलेंगे, तो कोर्ट किसका कॉलर पकड़ेगा? कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट का पकड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोली तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट का पकड़ा, वो बोले ये तो
लोकल लार्सन ट्यूब्रो का काम है। लार्सन ट्यूब्रो कह रही है सर हम कहाँ से थे, हम तो वैसे भी इतने ज़्यादा लॉसेस में चल रहे हैं, हमें तो गवर्नमेंट ने बोला ड्रिल कर दो, हमने ड्रिल कर दिया, प्लान उनका था, ड्रिलिंग मशीन हमारी थी, उनके प्लान के अकॉर्डिंग इशूज़ हैं, हमारे ड्रिलिंग मशीन में कोई इशू नहीं है। तो इंसान तो परेशान। सो अल्टीमेटली इसी के लिए फिर ये आर्टिकल लिखना पड़ा कि हु शैल बी दी स्टेट, ये स्टेट बनेगा कौन। तो फाइनली ये लिखा गया कि इन दिस पार्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ये छोड़ दो, आप ये समझो आर्टिकल 12 कहता है द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये आपके राइट्स ब्रीच करे तो इनके पास चले जाना, गवर्नमेंट ऑफ एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट ये करे तो इनके पास चले जाना, लोकल अथॉरिटीज लाइक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, वाटर अथॉरिटीज, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, इनके पास चले जाना। और इसीलिए इसमें एक और वर्ड लिख के छोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, अबाउट अदर अथॉरिटीज। अब हु दीज अदर अथॉरिटीज आर, ये कभी डिफाइन नहीं किया था, क्योंकि अदर अथॉरिटी कैन बी एनी अथॉरिटी हु इज अ प्राइवेट एंटिटी बट डूइंग अ गवर्नमेंटल फंक्शन। मतलब लार्सन एंड ट्यूब्रो है तो प्राइवेट, वो काम कर रही है जो उसकी जगह पे सरकार को करना था। मेट्रो बनाने का किसका काम था? सरकार का। तो इन द एरा ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सरकार ने क्या किया, मेट्रो का काम किसको दे दिया? प्राइवेट को, लार्सन एंड ट्यूब्रो को। काम किसका था? गवर्नमेंट का। तो ये एल&टी जब तक गवर्नमेंट का काम कर रही है तब तक ये स्टेट मानी जाएगी। जैसे कि रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, कहां से फंड्स लेती है? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट से लेती है, लेटेस्ट से फंड्स, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स ले रही है। तो अब इसकी ड्यूटी नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करना और रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करना। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट में बताया गया कि हमारे पास हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन है, हायर एजुकेशन कॉलेजेस में, ठीक है। 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में प्राइवेट कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन लाने की बात की थी, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया है, अभी भी उनको करना है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट तो है नहीं और लोग उन पे एनफोर्समेंट चला नहीं पा रहे। तो अभी मिनिस्ट्री ने सबकी डांट लगाई है कि जल्दी से 15 को इंप्लीमेंट करो। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था ना नीट के केस में भी, कि नीट के केस में अब जाके रिजर्वेशन मिला है ओबीसीज को। क्लियर हुआ? ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे डाउट्स आए, अलग अलग टाइम पे बताया कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टेट। अब इसको लेके ना, या ये अदर बॉडीज को लेके कोई वो नहीं थी, हमारे पास डेफिनेशन नहीं थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को एक डेफिनेशन देनी पड़ी कि कैसे मुझे पता चलेगा कि ये स्टेट है, ये स्टेट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये तो क्लियर है ये स्टेट है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 2 3 क्लियर है, 1 2 एंड 3 स्टेट है, कंफ्यूजन है एनीवन? ठीक है। 4 में कंफ्यूजन है हमें, तो 4 के लिए ना सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मूला दे दिया, केस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। कोर्ट ये कहता है ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली या फाइनेंशियली, किसी भी एक तरह से, फंक्शनली मतलब सरकार का काम था प्राइवेट को दे दिया गया है। जैसे पासपोर्ट बनाने का काम टीसीएस के पास है, तो टीसीएस उस टाइम पे क्या है? स्टेट है। अगर आप पासपोर्ट बनाने जाओ और टीसीएस आपका पासपोर्ट बनाने से मना कर दे जस्ट बिकॉज कि आप टाइम से नहीं पहुंचे, जस्ट बिकॉज उनके पास स्टाफ नहीं है, आप टीसीएस को अंडर आर्टिकल 21 सू कर सकते हो।